हेलो दोस्तों। आज हम राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। अब राजीव प्रकाशन के प्रश्नों को हल कराते हुए ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है या इन प्रश्नों को मैंने पहले भी हल कराया है। इस परिस्थिति को बोलते हैं देजा वू। तो देजा वू में ऐसा लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। ऐसा आप लोगों के साथ भी बहुत सारी घटनाओं में ऐसा होता होगा, लगता होगा कि अरे ये तो पहले भी हो चुका है, ऐसा ही सेम टू सेम। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अरिहंत प्रकाशन के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उससे बहुत ही सिमिलर हैं इसके भी क्वेश्चन। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं या रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं, ये हम जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं या रियल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो अब यहां देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या किसमें आती है, वास्तविक संख्याओं में ही आती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य। फिर अगला दिया है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु करणी में m के रूप में होता है जहां m प्राकृत संख्या है। यह असत्य है। क्यों, करणी में m, अगर कोई भी हम m की जगह रखें, कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए करणी में m की जगह मैं लेता हूं 1, ठीक है, तो इसे तो हम दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर, है ना। अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से दिखाते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर, ठीक है, और इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। अब मान लीजिए यहां मैं इसे ऋणात्मक ले लेता हूं, -1 ले लेता हूं, तो अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा एक काल्पनिक संख्या होती है। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि यहां कोई भी नंबर हो सकता है m की जगह, है ना। तो अगर ऋणात्मक हम लेते हैं तो वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, तो ये हो गया असत्य। फिर अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए यहां ठीक पहले वाले का उल्टा पूछ रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जरूरी नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या हो। जैसे कि मान लीजिए एक मैं संख्या लेता हूं 2, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या तो नहीं है, एक परिमेय संख्या है ना। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो, ये क्या कथन हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। अब सबसे पहले तो हम पूर्णांकों के बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक या इंटीजर्स, इंटीजर्स वो संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर हम देखते हैं। सारी संख्याएं जो संख्या रेखा पर होती हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, अनंत तक, है ना। तो संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं हम देखते हैं वो सारी क्या है, ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी, सारी संख्याएं पूर्णांक है। अब यहाँ बात किन की हो रही है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल की। चलिए धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, अब क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं। अब क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अगर इन सबका मैं वर्गमूल निकालना चाहूं तो क्या सबका वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं, कुछ का तो निकल ही जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ 4 का अगर वर्गमूल निकालना चाहूं तो 2 आ जाएगा, और क्या है, अगर 9 का निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ 4 का हम वर्गमूल ले लेते हैं, या 9 का ले सकते हैं, या आगे चलेंगे तो और भी संख्याएं मिल जाएंगी, 16 का मिल जाएगा हमें 4, है ना। तो ये बस इतना ही हमें बताना था, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यहां हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करते हैं ये सीखेंगे। तो संख्या जो दी है वो 5। अब इसे ऐसे दो संख्याओं में हमें विभक्त करना है जो कि पूर्ण वर्ग बनाते हो, जैसे कि 1 धन 4, इन दोनों को जोड़ो तो 5 की आना है। 1 का वर्ग 1 ही होता है और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। यहाँ जो बड़ी संख्या है उसे आधार ले लेते हैं और जो छोटी संख्या है उसे लंब ले लेते हैं। अच्छा, इसका ठीक उल्टा अगर करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। एक बार उल्टा भी करके देख लेंगे, जैसे कि आधार इसे ले लेंगे 1 को और लंब 2 को ले लेंगे। तो अब क्या करना है, हमें एक लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ समकोण त्रिभुज की सहायता से हम इसे दिखाएंगे, ठीक है। तो 2 इकाई लेना है, इकाई की जगह हम सेंटीमीटर इंच कुछ भी ले सकते हैं अपने सुविधानुसार, और एक लंब ले लेते हैं, ठीक। अब यहां से यहां इसका नाम दे देते हैं हम, ये हो गया ओ ए और ये ए बी। ये ओ ए कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ से यदि मैं इसे मिलाऊं तो ये हो जाएगा कर्ण हमारा, है ना। तो कर्ण, अब पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं कर्ण को पता करने के लिए कि कर्ण है कितना। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ओ बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर अर्थात 2 का वर्ग धन ए बी स्क्वायर 1 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 4 धन 1, और जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो ओ बी स्क्वायर बराबर कितना मिला, 5। स्क्वायर यहाँ से हटा के इधर भेजेंगे तो ओ बी बराबर कितना मिल जाएगा, कर्णी में 5, अर्थात कर्ण कितना मिल गया हमें, कर्णी में 5 मिल गया। अब फिर क्या करना है हमें, ओ पे हमें गोलार्ध की जो पॉइंट होती है ना, जो नुकीली पॉइंट होती है, उसे यहाँ रखना है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेनी है, ओ बी तक, ठीक। फिर चाप एक लगा देना है। तो चाप जब लगाएंगे तो ये ऐसे इस प्रकार से आकर ए को जो है अगर बढ़ाएंगे तो कहीं पर काट देगा, यहाँ प्रतिच्छेद कर देगा। तो इस पॉइंट को हम सी मान लेंगे। तो फिर ओ से लेके सी तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, कर्णी में 5। इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे अर्थात यहाँ से यहाँ तक का नाप लेंगे ना सेंटीमीटर में, जो आपने सेंटीमीटर में लिया है, तो 2.2 समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ इतनी ही होगी, आप लोग नाप के भी चेक कर लीजिएगा। और इसे कर्णी में लिखना चाहें तो क्या होगा, कर्णी में 5, ठीक। तो इसी प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, समकोण त्रिभुज की और पाइथागोरस प्रमेय की। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ उल्टा बताना रह गया। अब चलिए एक बार ना ऐसे ले लेते हैं हम, आधार, एक को आधार ले लेते हैं, तो भी सेम ही आना है। आप लोग खुद से प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, सेम आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक। और 2 को ले लेते हैं लब, ठीक, उल्टा ले लिया। अब क्या करना है हमें, सेम काम, नीचे, सॉरी थोड़ा टेढ़ा खिंच गया, तो ये 1 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ पर ले लिया मैंने 2 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ जो मिलेगा वो हो जाएगा हमारा कर्ण। आप लोग खुद से प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर उल्टा लेते हैं तो भी आंसर क्या आना है, सेम। तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। चलिए इसे भी ओ ए ले लिया और ए बी हो गया। अब फिर ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका भी हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालें तो क्या आएगा, ये ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ भी 1 प्लस 4 ही आना है, फिर 5 मिलेगा। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 5 मिला, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, कर्णी में 5। तो ये किसी भी परिस्थिति में क्या मिलना है हमें, कर्णी में 5। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब लेंगे तो ये ज़्यादा मिलेगा ना हमें, क्योंकि ये लंबाई में ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा मिलेगा। तो जब हम चाप लेंगे तो ये थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मिलेगी, इसे बढ़ाएंगे हम तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, कर्णी में 5 ही मिलेगा। तो ये आप लोग अपने से खुद से प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
फिर से यहाँ तक की नाप लेंगे ना, अर्थात वर्गमूल करनी में 5 का निकाल के, तो 2.2 समथिंग आएगा, यहाँ पे 2.283 ऐसा कुछ आता है, और डॉट डॉट आगे भी आता है, तो 3 अंकों तक निकाल लीजिएगा वर्गमूल। अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता है आप लोगों को, किसी भी अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल ना, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो निकाला है, सॉरी वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा पर कड़ी में 10 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ 10 दिया है। अब 10 को हमें दो ऐसे संख्याओं में विभक्त करना है जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो 1-9 लिख सकता हूँ, 1 का वर्ग 1 प्लस 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो यहाँ बड़ी जो संख्या है उसे ले लिया आधार, और जो छोटी संख्या है उसे ले लिया लंब। फिर वही करना है हमें। अब 3 इकाई लेना है, अर्थात 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लेता हूं, और ऊपर 1 सेंटीमीटर का। अब यहां से जो मिलाएंगे ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं। ये आ गया हमारा OA, ये AB। अब फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो फिर से वही करेंगे हम, OB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर कितना दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो OB स्क्वायर बराबर कितना मिला, 10 मिला। तो OB बराबर कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। तो यहाँ का कितना मिल गया, करणी में 10 मिल गया, अर्थात करणी में 10 है। तो फिर हम क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेनी है गोलार्ध की सहायता से। फिर एक जब चाप लगाएंगे तो ये ऐसे आके कहीं पे मिल जाएगा। तो इस रेखा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आके प्रतिच्छेद करेगा, ये हो जाएगा C। अब OC अर्थात O से लेके C तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी हो जाएगी, करणी में 10 हो जाएगी। बस इतना सिंपल है करना, ठीक है। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसे उल्टा लेकर देखिएगा और प्रैक्टिकल करके आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों का आंसर जो है सही आया है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।